सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी होने वाली AITT परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों का जो है मैं लेकर के अभी मैं आ रहा हूं और आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे ही प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें जो कि आगामी परीक्षा में आपका काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने प्रश्न पे। देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कहता है और उसके क्या आंसर होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो इस प्रकार है। प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग के लिए डूपिंग वोल्ट एम्पेयर विशेषता स्थिर करंट सप्लाई पावर सप्लाई अधिक उपयुक्त क्यों होती है। प्रश्न को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। प्रश्न कहता है कि आर्क वेल्डिंग के लिए डूपिंग वोल्ट एम्पेयर विशेषता स्थिर करंट पावर सप्लाई अधिक उपयुक्त क्यों होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है क्योंकि आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल करंट की मांग अधिक बदलती रहती है, इसलिए जो है डूपिंग जो है करंट पावर सप्लाई अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका आंसर जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। आपका आंसर है कि अधिक मांग आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रिक करंट की जो मांग होती है वो बदलती रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है और उसके क्या आंसर होंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि अधिकतर वेल्डिंग मशीनों की दर केवल 60% ड्यूटी साइकिल क्यों होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकतर वेल्डिंग मशीनों की दर केवल 60% ड्यूटी साइकिल क्यों होती है। इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यह है कि पावर सप्लाई की लोड की दर जो है प्रत्येक 10 मिनट के लिए 6 मिनट देती है। अर्थात मैनुअल वेल्डिंग में लगातार करंट की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रोड को बदलने, कार्य को जो है एडजस्ट करने इत्यादि के लिए कुछ समय के लिए कार्य को रोका जा सकता है। तो ये इसके करेक्ट आंसर हैं जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं। इस आंसर को अपने नोटबुक में उतारें, प्रश्न और आंसर को उतारें और बार बार रिवीजन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न है कि डीसी वेल्डिंग सप्लाई यूनिट में सीधी और रिवर्स पोलैरिटी सर्किट में करंट के बहाव की दिशा क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीसी वेल्डिंग सप्लाई यूनिट में सीधी और रिवर्स पोलैरिटी सर्किट में करंट के बहाव की दिशा क्या होती है। तो इसके क्या आंसर होंगे। इसके आंसर हैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी सर्किट में करंट का जो बहाव इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की ओर होता है और रिवर्स पोलैरिटी में जो करंट का बहाव होता है वो आपको जो है वर्कपीस से इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो रिवर्स में जो है उल्टा होता है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके सही आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं कि स्ट्रेट पोलैरिटी सर्किट में करंट का बहाव इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की ओर होता है और रिवर्स पोलैरिटी में बहाव कार्य से इलेक्ट्रोड की ओर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। कौन सी पोलैरिटी वर्कपीस पर अधिक ताप देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है कि कौन सी पोलैरिटी वर्कपीस पर अधिक ताप देती है। तो देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी वर्कपीस पर अधिक ताप देती है। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रेट पोलैरिटी वर्कपीस पर अधिक ताप देती है। आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई से रेक्टिफायर कैसे भिन्न होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई से रेक्टिफायर कैसे भिन्न होता है। तो देखिए इसके सही आंसर है कि रेक्टिफायर्स वेल्डिंग करंट के लिए विकल्प प्रदान करते हैं क्योंकि ये एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि रेक्टिफायर्स जो होता है वेल्डिंग करंट के लिए विकल्प प्रदान करते हैं क्योंकि ये एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि डीसी वेल्डिंग मशीनें 2 प्रकार की होती हैं, इनके नाम बताएं।
तो देखिए डीसी वेल्डिंग मशीन दो प्रकार की होती है जिनके नाम है क वेल्डिंग जनरेटर्स और ख वेल्डिंग रेक्टिफायर्स। जो आपके स्क्रीन पर आंसर इस प्रकार से है, एक वेल्डिंग जनरेटर्स है और दूसरा वेल्डिंग रेक्टिफायर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है या स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है या स्टेप अप या स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो आपको याद रखने की आवश्यकता है कि हमेशा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के रूप में जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो इसके सही आंसर होंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आंसर आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि बिजली के झटके की किसमें अधिक संभावना होती है और क्यों, एसी वेल्डिंग सप्लाई या डीसी वेल्डिंग सप्लाई। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है कि बिजली के झटके की किसमें अधिक संभावना होती है, अर्थात करंट किसमें लगने की अधिक संभावना होगी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, एसी वेल्डिंग सप्लाई, क्योंकि इसमें अधिक ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, इसलिए सबसे अधिक करंट लगने की संभावना एसी वेल्डिंग सप्लाई में होती है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो करंट का बहाव होता है वो ओपन जो है सर्किट वोल्टेज होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है, क्या रेक्टिफायर एसी को डीसी या डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। तो आपको देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन शानदार है कि रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलता है। तो इसके सही आंसर होंगे कि वह एसी को डीसी में बदलता है। हमेशा रेक्टिफायर का उपयोग एसी से डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका जो है देखिए आंसर स्क्रीन पर इस प्रकार से है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वेल्डिंग मशीन की अच्छी वर्किंग कंडीशन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन हमको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई वेल्डिंग, हम तो वेल्डिंग करना जानते हैं, लेकिन अगर उस वेल्डिंग मशीन की हम कंडीशन को किस कंडीशन में रखना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या हम सावधानी को बरतेंगे, तो इसका हमको जवाब और इसका रख रखाव के प्रति जो है हमारे देखभाल का जो दायित्व है इसको निभाना है। चलिए तो इसके क्या सही आंसर होंगे। आंसर देखिए आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। आंसर है कि मशीन को खुले स्थान में ना रखें। सबसे पहले हम सावधानी रखेंगे कि जो मशीन हो हमारा वो खुले स्थान में ना हो। दूसरा है कि सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को टाइट रखें। जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उसको टाइट करके रखना है। अगर आप टाइट नहीं रखते हैं, लूज कनेक्शन रखते हैं, तो क्या होगा, स्पार्क होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और जहाँ स्पार्क होगी वहाँ पे चिंगारी निकलेगी और वो लीड कटने का जो है भय रहेगा। तीसरा है आपका कि वेल्डिंग मशीन को पानी से साफ ना करें। उसके बाद चौथा है कि कंप्रेस्ड हवा का केवल धूल और अन्य अशुद्धियों का हटाने के लिए करें। जो हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं वो सिर्फ अगर धूल कण बैठ गए हों और कोई और इम्प्योरिटीज हों तो उनको हटाने के लिए करना चाहिए। पांचवा जो है सावधानी बरतना है कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो है कूलिंग ऑयल लेवल को बनाए रखना है। मतलब हमें समय समय पे चेक करते रहना है कि हमारा जो कूलिंग ऑयल का लेवल है वो अपने सही लेवल तक है या नहीं है। तो देखिए ये थे बहुत ही लाजवाब और शानदार जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन एवं उसके आंसर। ऐसे ही प्रश्न लेकर मैं अगले वीडियो में आपके पास लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।